एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेथड्स टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बेरोजगारी को भारत के अंदर मेजर करने के लिए कुछ मेथड्स का यूज होता है, उन मेथड्स को हमें जानना है। इससे क्या होगा, इन मेथड्स को जानने से जब आप अपना आंसर लिखोगे ना, स्पेशली टॉपिक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बोला, जो कि आपको जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 3 के अंदर आ सकता है क्वेश्चन उससे रिलेटेड, तो आपका आंसर का एक लुक जो है वो ज़्यादा एक एडवांस लेवल पर दिखेगा एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि रिकमेंड करा गया है प्रोफेसर एमएल दंतवाला कमेटी के द्वारा, तो यहां पर जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई थी 1960 के अंदर, 3 मेथड्स यूज करे गए, जो कि प्रोफेसर एमएल दंतवाला कमेटी, जिसको प्लानिंग कमीशन इन 1960 ने सेटअप करा था, ठीक है। 3 मेथड्स उसने रिकमेंड करे थे, वो यूज करे जाते हैं एनएसएसओ के द्वारा 1972 से लेकर 73 के बीच में, तब से अभी तक, टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट यूजिंग द नेशनल सैंपल सर्वे डेटा, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक होता है यूपीएस, जिसको हम लोग कहते हैं यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, दूसरा होता है सीडब्ल्यूएस, इसको हम लोग कहते हैं करंट वीकली स्टेटस, और एक होता है सीडीएस, जिसको हम लोग कहते हैं करंट डेली स्टेटस, ठीक है। तो ये चीज आई कहां से, अगर आपसे कोई पूछे, ये सारे के सारे यूपीएस, सीडब्ल्यूएस और सीडीएस, बताओ ये क्या है। ये 3 मेथड्स हैं। कौन यूज करता है इनको? एनएसएसओ। मेजर करने के लिए देश में अनएम्प्लॉयमेंट, और डेटा कौन सा यूज करा जाता है? नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा को। याद रखना, मैं फिर से एक बारी बताता हूं, इससे बड़े सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बारी इन मेथड्स को जानने के बाद ये जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं। क्या? सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट को हमारे देश के अंदर कौन मेजर करता है? कौन मेजर करता है? गवर्नमेंट तो ठीक है, एनएसएसओ। जब एनएसएसओ बेरोजगारी को मेजर करती है तो उसका वो कौन सा डेटा यूज करते हैं? ठीक है। एनएसएसओ कितने मेथड्स को यूज करता है देश में हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के लिए? 3 मेथड्स को। ये 3 मेथड्स को किसके द्वारा रिकमेंड करा गया था? प्रोफेसर एमएल दंतवाला कमेटी के द्वारा। प्रोफेसर एमएल दंतवाला कमेटी किसके द्वारा सेटअप करी गई थी? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। देख रहे हो, 5 से 6 तरह के क्वेश्चंस अलग से सिर्फ ऊपर वाले इस इंट्रोडक्शन से बन सकते हैं, राइट शाइनी? ठीक है, तो पहली नजरों से देखना है वैसे, इसलिए मैंने आपको पहली प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही चौकन्ना कर दिया था। आपकी चील जैसी निगाह होनी चाहिए, माइक्रो लेवल के अंदर डिग इन करके आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं इस चैप्टर के 3rd पिलर के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको जानना पड़ेगा कि ये चीज दूसरी चीज से अलग कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के बारे में, यूपीएस के बारे में। ये जो मेथड है ये एस्टिमेट करता है कि कितने ऐसे लोग हैं हु आर क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड। क्रॉनिकली का मतलब होता है लंबे समय तक, जैसे क्रॉनिकल डिसीज जो होते हैं वो लंबे समय तक इंसान के शरीर में रहते हैं ना, है ना। और यहां पर रेफरेंस पीरियड लिया जाता है 1 साल को, जनरली 1 साल तक, पूरे के पूरे साल तक, ठीक है। जब ये डेटा जो है, उसकी जो सर्वे जो कंडक्ट हो रहा है उसकी डेट से पिछले 1 साल तक, जब ये घर पर आए और आप ये बोल रहे हो कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उससे पिछले 1 साल तक अगर, या उससे ज्यादा अगर ऐसे कोई पर्सन्स मिलते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, तो वो नॉर्मल अनएम्प्लॉयड नहीं है, नॉर्मल बेरोजगार नहीं है, वो क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वो साल के एक मेजर पार्ट तक, जो कि एक रेफरेंस पीरियड लिया जाता है 1 साल तक, पूरे 1 साल तक बेरोजगार रहे हैं। जब से ये सर्वे की जो डेट होती है वो देखी जाती है, सर्वे जब ये कंडक्ट करा जाता है, कुल मिलाकर ऐसा मान लो। तो ये जो मेजर है, इट जनरली गिव्स द लोएस्ट एस्टिमेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये सबसे कम एस्टिमेट हमें देता है बेरोजगारी का। ऐसा क्यों?
क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि देश की ज्यादातर जनसंख्या जो है वो इतने लंबे समय तक, जिसमें रेफरेंस पीरियड किसको माना जा रहा है, 1 साल तक, कि 1 साल तक आदमी घर पर बैठा हुआ है। और याद रखना प्रीवियस लेक्चर से, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अपना दिमाग मत लगाने लगना। 3 कंडीशन हमने पढ़ी थी। क्या? पर्सन शुड बी विलिंग टू वर्क। दूसरा, वर्किंग एज पॉपुलेशन का पार्ट हो, 15 से 60 साल, और प्लस वो फिजिकली फिट और मेंटली फिट हो, यानी कि एलिजिबल है। तो यहां पर ये मत लगाने लग जाना कि अगर बीमार भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो मैं वही वाली बात, अगर बीमार हुआ तो फिर ये वाला कंडीशन हट जाएगा ना। तो ये समझ गए ना, यूपीएस सिस्टम में, यूपीएस मेथड के अंदर, क्योंकि क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड को देखा जाता है, और क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड पर्सन वो पर्सन होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस पीरियड के अंदर, जनरली जिसको 1 साल लिया जाता है, 1 साल तक बेरोजगार है। अब 1 साल तक बेरोजगारी वाले लोग क्या बहुत ज्यादा मिलेंगे? सबसे ज्यादा ये लोग मिलेंगे क्या देश के अंदर? बल्कि सबसे कम मिलेंगे। तो आप ये वाली बात याद रखना दोस्तों। एक अलग से क्वेश्चन अगर यूपीएससी में बन गया ना, कि अमंग्स द मेथड विच इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ या एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यूपीएस, सीडब्ल्यूएस और सीडीएस, इनमें से कौन सा मेथड हमें लोएस्ट एस्टिमेट देता है बेरोजगारी के? तो क्या आंसर होगा उसका? यूपीएस। क्यों देता है वो लोएस्ट एस्टिमेट बेरोजगारी के? क्योंकि वो यूज करता है एक ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर को जो कि है क्रॉनिकली अनएम्प्लॉयड, 1 साल तक इतना कोई नहीं रहता जनरली। ठीक है, दिस इज बिकॉज ओनली अ फ्यू पीपल कैन अफोर्ड टू रिमेन विदाउट वर्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड लाइक 1 ईयर। अब ये जो यूपीएस है, इसी से एक चीज और सीखते हैं हम लोग, यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस, यूपीएसएस, या फिर इसको हम लोग यूजुअल स्टेटस भी बोलते हैं, पीएस प्लस एसएस। ये एक रीसेंट अप्रोच है जिसको यूज करा जाता है, जिसका एम ये है ऐसे वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना, दैट सीक्स टू आइडेंटिफाई वर्कर्स आउट ऑफ दोज जिनको क्लासिफाई करा जाता है एज बेरोजगार, एज अनएम्प्लॉयड, और आउटसाइड लेबर फोर्स। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी टाइम क्राइटेरिया ऑफ यूपीएस अप्रोच। और यहां पर मेजोरिटी टाइम क्राइटेरिया जनरली किसको माना जाता है? रेफरेंस पीरियड किसको माना जाता है? 1 साल। यूपीएसएस ज्यादा इंक्लूसिव मेजर है एज कंपेयर टू यूपीएस, क्योंकि यहां पर यह भी देखा जाता है, फॉर एग्जांपल दूसरे शहरों में कोई ऑटो रिक्शा वगैरह चलाने चला गया, ये आउटसाइड लेबर फोर्स हुई ना, एकदम से जाते थोड़ी ना काम मिल जाएगा। हो सकता है भटक रहे हो, किसी के साथ फ्लैट में रह रहे हो, किसी जो वर्कर है उन्हीं के गांव से कोई पर्सन हो तो उन्हीं के साथ रह रहा हो काफी ज्यादा, वो उसका जॉब लगवाने का, जॉब क्या मतलब धंधा लगवाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन कोई कह रहा है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन वर्कर में एक्स्ट्रा वर्कर की जरूरत नहीं है। रिक्शा खरीदने के लिए 1 लाख का लोन, मतलब क्या कहते हैं, 1 लाख रुपए तुम्हें चाहिए पड़ेंगे। तो वहां पर वो लंबे समय तक बेरोजगार हो गया क्योंकि वो बाहर से आया। If a person is engaged in any economic activity for a period of 30 days or more during the preceding 365 days, तो पर्सन को इस केस के अंदर एम्प्लॉयड कंसिडर करा जाता है। जबकि यूपीएस में ऐसी कोई बात होती ही नहीं है कि 1 साल के अंदर अगर काम मिल गया, 11 महीनों का काम नहीं मिल रहा, तो यूपीएस मेथड के अंदर इसको भी लॉन्ग टाइम पीरियड माना जाता है। ये नहीं देखा जाता कि 11 महीनों के अंदर तो पर्सन अनएम्प्लॉयड है, लेकिन 1 महीने 30 दिन के अंदर तो कम से कम उसको रोजगार मिला। ये थोड़ा सा एक ज्यादा इंक्लूसिव मेथड है। अगेन ये एक थ्योरेटिकल चीजें हैं, देखो रियल ग्राउंड्स आप भी जानते हो, कहने को कुछ भी लिख दो, बहुत अलग तरीके से चीजें सब वर्क करती हैं। ठीक है, ऊपर 2 हमारे बॉक्स रह गए। एक है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। ये ऐसी सिचुएशन होती है विच अकर्स
when opportunity cost of going to work is higher than the income received. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी? वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, याद है? जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने चैप्टर 1 के अंदर इसको डिस्कस करा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू वर्क इज हायर देन द इनकम रिसीव्ड। इसका मतलब क्या होगा? इसका कोई एग्जांपल देना चाहेगा मुझे? हाँ, ये कह सकते हो कि कोई पैसा देके ज्यादा भर्ती हुआ कि इतनी जॉब अपनी लगवाई और उसकी उतना रिकवरी हो नहीं रही है। और कोई एग्जांपल? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है ना सबको, ये वाली बात भूले तो नहीं हो ना उसको। काम पे जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होगी बताओ? कि कुछ और काम करके पर्सन धंधा धंधा वगैरह कमा ले। वो ज्यादा हायर हो देन द इनकम रिसीव। जितनी इनकम पर्सन रिसीव कर सकता है उस जॉब में जाने के बाद, उसके बाद और भी बेटर क्या कहते हैं ऑप्शंस हो। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप है। यार एक बात बताओ मुझे जरा, खाने पीने की दुकानों पे अर्पित मुझे एक बात बताओ, ज्यादा कमाई हो जाती है एज कंपेयर टू जो पर्सन एक ऑफिस जाकर पूरे दिन अपने आप को घिसवा रहा है। शाम को एक खाने पीने का स्टॉल लगाकर शाम को 6 बजे 7 बजे पर्सन बैठ गया, रात को 10 सवा 10 तक सर्दियों की रातों में वो रोल, मोमोज, चिकन मोमोज, फ्राइड राइस ये सब बेच रहा है मान लो, या कोई ढाबा चल रहा है। तो पर्सन फिर काम धंधे पे जाने की सोचेगा क्यों बताओ जरा? इंस्टाग्राम पे रील नहीं आती है वो क्या कहते हैं मयूर के, पर्सन जो है उसने ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं अर्न कर लेता है मोमोज का ठेला लगाकर, तो बंदी उसके पास चली गई कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो ये अर्न कर रहा है। समझ गए ना? तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप है, ये एक सिचुएशन है, बस एक कंसेप्ट है मतलब, ठीक है? जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है काम पे जाने की, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हायर हो जाए देन द इनकम रिसीव्ड। कि काम पे जाके करना ही क्या है, मतलब इसमें यहां पर है कि काम पे जाके करना ही क्या, इससे ज्यादा तो दूसरे कामों से निकल जा रहा है मेरा पैसा, क्यों धंधा करने जाऊं? यार एक बात बताओ, आपको इस टाइम पर ये कोई बोले फॉर एग्जांपल आपके अलग अलग धंधे, या फिर आप खेती बाड़ी करते हो या कुछ भी करते हो, मतलब आपको आपके ट्रक चलते हैं या आपकी गाड़ी चलती है टूर्स एंड ट्रेवल्स पे, अब आप एक बहुत ईमानदार एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो और शुरू में लवासना में आपकी सैलरी लगभग 60,000 आपको मिल रही है, उसके बाद ठीक है मान लो, अब आप ये कह रहे हो काय को जाना आईएएस में भाई, 6 लाख रुपए पर महीना तो अभी निकाल लूं मैं। जबकि आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, आप एम्प्लॉयड नहीं हो, मतलब आपके लेकिन वो काम धंधे वगैरह वो चल रहे हैं। देखो एक सिचुएशन ये है कि आपके पास पैसा आ रहा है, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन इससे बेस्ट कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना, लेकिन फिर भी आप इसको लात मार रहे हो इसके लिए। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जब पर्सन ये कहते हैं कि मुझे तो नहीं करना है इस फील्ड में काम, इससे आता तो पैसे मैं इसमें निकाल लूं, क्यों करना मुझे वाला काम? हाँ, देखो 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 देखो, ये एम्प्लॉयमेंट ट्रैप नहीं है, ये अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप है। यहां पर ना एक और चीज बोली जाती है, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट होता है, शायद आपको पता होगा ना, तो उसमें एक लाइन आती है कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यहां पर अर्पित और किसी चीज को देखा ही नहीं जाता है। हाँ, दूसरी चीजें ना कांस्टेंट रखी जाती है, क्योंकि अब हमें तो ये वाली बात आ रही है कि पावर वगैरह फ्यूचर वगैरह ये सब देखकर है ना, लेकिन यहां पर और कोई चीज देख ही नहीं रहा कोई पर्सन। यार पुश्तैनी जमीन है किसी के पास या खानदानी बिजनेस है, तो वो पर्सन कह रहा है भाई जैसे तैसे 12वीं हो जाए, इसकी 12वीं के बाद शादी कर देनी है, बढ़िया पार्टी है मान लो, नहीं पढ़ना भाई ज्यादा, धंधा संभालेंगे, ये चीज है। कभी अंबानी का बेटा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेगा और कर भी ले तो क्या घट्टा प्रेमिस निकलेगा?
फैसिलिटीज में मतलब सारे के सारे सुख, और उसमें अगर आप बिजी हो हज़ारों कामों में, इनकम के अलग अलग सोर्सेज हैं, ऐसे लोगों के, मतलब मैं ये नहीं कहता कि यूपीएससी में कोई थंब रूल है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं इस एग्जांपल के हिसाब से कि चांसेस कम हो जाते हैं। इस एग्जाम को वही लोग निकाल सकते हैं जिनके गर्दन और इरादे मजबूत हों। बना बनाए पकवान वाले इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। टेम्पररी खुशी अपने आप को भले ही दे ले कोई भी, लेकिन फिर भी नहीं निकल सकता। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप समझ में आया। सबसे पहले तो इसके लिए देखो, अगर कोई ये भूल गया तो लेट मी शो यू दिस। द लॉस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज चूजन, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, अ फार्मर चूजेस टू प्लांट व्हीट, वो गेहूं की खेती करना चाह रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज प्लांटिंग अ डिफरेंट क्रॉप, और कोई क्रॉप फिर वो प्लांट नहीं कर सकता क्योंकि इसको उसको भूलना पड़ेगा। लॉस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स, जब एक ऑल्टरनेटिव को चूज कर लिया जाए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, याद रखना पहले ये तो बात, ये एम्प्लॉयमेंट ट्रैप नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप है ये। इट अकर्स व्हेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन is of going to work is higher than the income received. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर काम पे जाने की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितनी इनकम पर्सन को नहीं मिल रही है। मतलब दूसरे सोर्सेस ऑफ इनकम मतलब ज्यादा ग्रेटर है पर्सन के पास अवेलेबल। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जैसा कि ऊपर बोला गया है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स क्या थी, हमने क्या पढ़ा था? लेबर फोर्स क्या थी? यहां पर देखो, एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, दोनों चीजें। और अगर हम ये हटा दें, एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क को अगर हम लोग हटा दें, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या बचेगी? वर्कफोर्स। डोंट वरी, मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को इसमें दिक्कत हो गई होगी। मैं इसके लिए आपको एक मटेरियल दूसरा दिखाकर मैं आपको इस चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, मैं आपको एक दूसरा मटेरियल दिखाकर ये वाला एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये एक छोटा सा कंसेप्ट जितना इन्होंने बक्से के अंदर ऐसे ठूस के लिख दिया ना, ये यहाँ पर ऐसे नहीं समझा जाता है। ये तो मैं बुक के हिसाब से बोल रहा हूँ आपको। ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही थी, तो एकदम से बीच में ठूसने का नितिन सिंघानिया जी को कोई मतलब ही नहीं बनता था। ये बस वो एक एक कंसेप्ट मुझे डालना है तो कहीं पर भी डाल दिया। इसको मैं अलग तरीके से समझाऊंगा आपको। ठीक है, मैंने जैसा कि बोला था आपसे जब हम सीवी सचदेवा कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें इस बुक के अंदर हमें उससे बियॉन्ड जाकर थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब ठीक नहीं दे रखी हैं। ठीक है, अब छोड़ दो उसको, दिमाग से निकाल दो। मैं हूँ उसके लिए, मेरे को बस, मैं आपको दे दूंगा मटेरियल उसके लिए। हम डिस्कस कर लेंगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। करंट वीकली स्टेटस, दूसरा मेथड था ना CWS। और ये कौन से मेथड्स हैं टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? करंट वीकली स्टेटस CWS। यहां पर रेफरेंस पीरियड को लिया जाता है 1 हफ्ते, यानी कि 7 दिन। जिस डेट से सर्वे होना होता है उससे 7 दिन पहले। इस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग एक पर्सन को एम्प्लॉयड तब माना जाएगा इवन इफ ही और शी इज एम्प्लॉयड ओनली फॉर 1 डे। उस हफ्ते के अंदर सिर्फ 1 घंटे के लिए क्यों ना। ठीक है, तो यहां पर जो परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इट इज हायर अंडर दिस मेजर एज कंपेयर टू यूपीएस। अब ये क्यों? यहां पर बेरोजगार वालों की संख्या ज्यादा क्यों निकलेगी? नहीं, अब देखो ना, हाँ, ये जैसे एक बार बताओ, कोई होम ट्यूशन पढ़ा रहा है 500 रुपए घंटे, उसने 2 होम ट्यूशन पकड़ रखी हैं
पर्सन बहुत एजुकेटेड है भाई, कोई 500 रुपये पर घंटा दे रहा है अगर किसी पर्सन को, पागल थोड़ी ना वो पर्सन। अब ऐसे करके वो 4 घंटे मतलब वो जाता है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव क्लासेस लेता है, मतलब वो करके 2,000 रुपये वो कमा रहा है हर 2-3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर या एक दिन के अंदर भी भले क्यों ना। लेकिन इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इसलिए ज़्यादा देखा जाता है, पता है क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन है ही, रेफरेंस पीरियड है ही 7 दिन का, एक हफ्ते का। लोग जनरली ट्यूशंस कैसे एम्प्लॉय करते हैं, ऐसे कोई या किसी को पे करना होता है, TTS या MWF, ऐसी तो ट्यूशन क्लासेस होती थी हमारी, है कि नहीं? अब यहाँ के हिसाब से यानी कि या फिर इधर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से पर्सन को 1,500 रुपये मिल रहे हैं एक हफ्ते के, 500 रुपये पर घंटा एक बच्चे से। बाकी टाइम को ऐसा मान लीजिए कि पर्सन बेरोजगार है, लेकिन ये बेरोजगारी क्या इसके ऊपर लागू होती है ये डेफिनेशन ऐसे किसी पर्सन के ऊपर जिसको लोग 500 रुपये पर घंटा दे रहे हैं? यहां पर इनकम को नहीं देखा जा रहा ना, क्योंकि इसके नंबर ऑफ आवर्स को देखा जा रहा है, बात ये है। हाँ ये है, यही समझाना चाह रहा हूं, देखो हाँ, ट्रिक यही है इसके अंदर। अब 1 घंटे के अंदर ये भी हो यार, एक बात बताओ, मैं 1 घंटा बैठ के ट्रेडिंग कर रहा हूं, ठीक है, और उसी में मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये मेथड ये बोलेगा कि 1 करोड़ का प्रॉफिट होने के बाद भी दीपांग भाई साहब जो हैं वो 6 हफ्ते और एक दिन की 6 हफ्ते प्लस जो 23 घंटे हैं वो बेरोजगार रहते हैं। 6 दिन और 23 घंटे बेरोजगार रहते हैं, एक हफ्ते को देखा जाता है। हाँ तो बताओ, करंट वीकली स्टेटस नाम से ही पता लग जाएगा आपको, अगर अगली बार देखना हो तो वीकली स्टेटस। उसके बाद करंट डेली स्टेटस। रेफरेंस पीरियड को यहाँ पर एक पर्टिकुलर दिन माना जाता है, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द सर्वे, यानी कि एक दिन पहले। यहाँ पर एक पर्सन को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसको कंसिडर करा जाता है एम्प्लॉयड इवन इफ ही हैज वर्क फॉर एटलीस्ट, इफ शी और ही हैज वर्क फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स ड्यूरिंग दैट डे। 4 घंटे तो यहाँ पर होने ही चाहिए, जबकि ऊपर देख रहे हो 1 घंटे से भी कम चल जाएगा, एटलीस्ट 1 आवर। अगर पर्सन ने यहाँ पर 1 घंटे से ज़्यादा काम करा है बट लेस देन 4 आवर्स, उसको बोला जाएगा हाफ डे एम्प्लॉयड। मैंने जैसा कि आपको बोला था, ये चीज़ आपको थोड़ी सी वाहियात लगेंगी कि भैया ऊपर कुछ और बोल रहा है, CWS में UPS में कुछ और बोल रहे हो यहाँ पर, क्योंकि ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल है। मैंने बार बार आपको बोला है इस लेक्चर के अंदर, माइक्रो लेवल से भले आपको चीज़ें देखनी है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है, रियल ग्राउंड में चीज़ें यार एक बार बताओ, मैं इतना वर्कर को अगर सोचने को बोल दिया जाए तो गोली मार दे वो अपने मालिक को, है ना? वही तो बात है ना। अब हर जगह लिखा हुआ है प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द सर्वे, यानी कि वो पर्सन अगर सर्वे करने आ रहा है सुबह सुबह 8 बजे, तो उससे एक दिन पहले 24 घंटे पहले ये देखा जाएगा कि रात को अगर 8 बजे तक भी नौकरी थी और उसके बाद अगर उसने करी, जब वो लेकर आ रहा है सर्वे, या फिर अब जैसे मैं सुबह 3 बजे क्लास लेता हूँ मान लो, और सुबह 7-8 बजे कोई आने वाला है, तो 1 घंटे से ज़्यादा अगर मैंने काम पढ़ा दिया लेकिन 4 घंटे से कम पढ़ाया है और सुबह 8 बजे वो आने वाला है, तो मुझे फिर भी हाफ एम्प्लॉयड माना जाएगा। हाँ, और हो सकता है भले ही मैं आपसे 1 घंटे के 15,000 रुपये ले रहा हूं। अ पर्सन हु हैज नो गेनफुल वर्क इवन फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए भी अगर किसी के पास कोई गेनफुल वर्क नहीं है, जिसमें उसकी गेनफुल वर्क वो होता है जिसमें कमाई ना हो, मतलब गेनफुल वर्क वो होता है जिसमें कमाई हो, नो गेनफुल वर्क मतलब जिसमें कमाई ना हो। अब मतलब ये कैसे कि आप गेम खेल रहे हो, प्ले स्टेशन खेल रहे हो, बालकनी में खड़े होकर लड़कियां देख रहे हो, ठीक है, शाइनी किसी निब्बे को ताड़ रही हो, तो ये गेनफुल वर्क नहीं है उस पर्टिकुलर डे पर, तो इसको अनएम्प्लॉयड बोला जाता है, माना जाएगा। यानी 1 घंटा मतलब छपरापंती करते रहना। कंपेयर टू अदर 2 मेथड्स, अनएम्प्लॉयमेंट का जो एस्टिमेट होता है इज हाईएस्ट अंडर CDS मेथड। क्योंकि आप देखो ना, एक दिन, ऑफिस की बात है, तो आप ये चीज समझ गए ना, यहां पर लोएस्ट एस्टिमेट निकलेगा, उसके बाद यहां पर थोड़ा सा हायर निकलेगा एज कंपेयर टू UPS मेथड, CWS में और CDS में सबसे ज्यादा। तो विच इज द बेस्ट मेजर अमंग द अबव 3? CDS। ये कौन कह रहा है? इकोनॉमिस्ट कहते हैं। रीजन ये है, ये ब्रॉडेस्ट मेजर है, ज्यादा इंक्लूसिव है, दिन दिन की पड़ताल इससे पता लग जाती है, खबर रखी जाएगी दिन दिन की,
ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट को भी कैप्चर कर लेता है काफ़ी हद तक। एंड डोंट वरी, ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। ये सीजनैलिटी की भी केयर करता है कि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एक दिन के लिए भी पर्सन जो है रेफरेंस पीरियड एक दिन को माना जा रहा है। तो यहाँ पर गर्मी सर्दी बरसात नहीं, कि आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री है वो गर्मियों में 6 महीने के लिए अपने वर्कर्स को रख रहे हैं और 6 महीने के लिए छुट्टी दे रहे हैं। तो ये 6 महीने का डेटा उनका ये देखा जाएगा क्या CDS मेथड के अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉयड हैं कि नहीं है, कहीं और काम कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। CDS इंडिकेट्स करता है मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, किस हद तक रोजगार या बेरोजगारी है एक पर्टिकुलर रीजन में, स्टेट में या कंट्री में। लेकिन अगेन इसकी लिमिटेशन क्या लग रही है आपको, इसको कैलकुलेट करना और ट्रैक करना बहुत मुश्किल है 1 डे के अंदर, और सबका डेटा निकालना बहुत मुश्किल है। छोटी कंट्रीज में पॉसिबल है, इतनी पॉपुलस इंडिया जैसी कंट्री के अंदर कोई पॉसिबल नहीं है। रोज आपके घर पे सर्वे के लिए चले आए, जूता निकाल के मारोगे आप उन्हें कि मैं काम करूं, तेरे को मिलूं मैं, है कि नहीं। वो उतने तो पर्सन वो क्या देगा पे, वो जो कलेक्ट करने आएगा डेटा, इतने तो सरकार हमें नहीं दे रही जितने का बेच देती है, पेट्रोल लग जाता है। एक चीज और देखते हैं, एस्टिमेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एज एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स अंडर द 3 मेथड्स। लेबर फोर्स के अंदर जल्दी बताओ मुझे क्या क्या चीज़ों को देखा जाता है। पर्सन हु आर एम्प्लॉयड, हाँ, विलिंगनेस तो होनी चाहिए। देखो, एक्चुअली वर्किंग जो एम्प्लॉयड है, एंड विलिंग टू वर्क, दोनों चीज़ों को देखा जाता है। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग ही निकल रहा है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज कर पा रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स अंडर द 3 मेथड्स। देखो हुआ क्या, इनका मतलब चलता कैसे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट। यूपीएस मेथड से जब कैलकुलेट करा गया 1972-73 में, 2009-10 में और 2015-16 में, ये तीनों के लिए है रेफरेंस पीरियड, अलग अलग टाइम पर जब ये करा गया। यूपीएस मेथड से हमें ये पता लगा कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, अगेन फिर से बढ़ा, यहां पर तो डबल हो गया। CWS ये देखा गया कि यहां पर इससे कम होता है, कम हुआ है, लेकिन यहां पर अगेन जाकर बढ़ गया 15-16 में 5 हो गया। CDS मेथड से कम हुआ और फर्दर कम हुआ। अगेन यहां पर एक जो है द एस्टिमेट इज हाईएस्ट इन द CDS, रेट तो निकला, लेकिन CDS मेथड हमें ये भी बता रहा है, क्या बता रहा है, कि ये लगातार 72 से लेकर 2015-16 तक रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम होती गई है, राइट, है ना। ये चीज़ याद रखना, 8.3, 6.6 एंड 5। इतना डिटेल में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी चलो कर रहे हैं तो हम लोग स्टेट PSU वगैरह के लिहाज से हर चीज़ कर लेते हैं ये चैप्टर, क्योंकि आपको अब ये है कि आप पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपको कोई भी किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ना चैप्टर पढ़ने के बाद, आप ऐसा मान के चलो आपकी 95% एक्यूरेसी, 95% प्लस एक्यूरेसी रहनी है आपकी सॉल्व करने की उन क्वेश्चंस को, चाहे वो मेंस ओरिएंटेड हो, चाहे प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो, इंटरव्यू ओरिएंटेड हो, ऐसे ओरिएंटेड हो। इतनी सारी रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, ग्राफ्स, ये कर्व, इतना सारा डेटा, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, इनके बेसिस पर आपका आंसर एक बहुत होलिस्टिक आंसर लगेगा। एज पर द ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2022 जो निकली, इसने 3 बातें अपनी रिपोर्ट में मुख्य तौर से लिखी। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट, पूरी दुनिया की जो बेरोजगारी है, इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड 207 मिलियन इन 2022, जो कि 2019 के कंपैरिजन में 21 मिलियन ज़्यादा बेरोजगार लोगों को ऐड कर देगी दुनिया में, जितना कोविड-19 पैंडेमिक के पहले था। अब कोविड-19 के आने के बाद 21 मिलियन लोग बेरोजगार होने वाले। उसके बाद ग्लोबल वर्किंग आवर जो हैं वो 2% कम है, इट विल बी नियरली 2% लोअर देन इट वॉज बिफोर द पैंडेमिक इन 2022। ठीक है, अब ये वर्किंग आवर्स कम है तो ये खुशी मनाने वाली बात नहीं कि मतलब लोगों को कम काम करवाया जा रहा है, बल्कि इसका मतलब ये लोगों को लात मारकर जॉब से बाहर निकाल दिया गया है। जिसका मतलब ये इस 2% कम होने का, वर्किंग आवर्स का कम होने का मतलब ये है, सुनने में तो ऐसे ही लग रहा था ना अगर हम ये लाइन यहाँ तक वाइंड अप कर दें कि लोगों से कम काम करवाया जाता है शायद से, है ना, लेकिन इसका मतलब ये है
52 मिलियन फुल टाइम जॉब्स चली गई हैं दुनिया से। और ये एक ऐसा घाटा है विच इज ट्वाइस एज लार्ज एज जितना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में फोरकास्ट करा था। 22 ने डबल रिजल्ट दिया है इसको पेश करके, और ये रिजल्ट कहीं से भी पॉजिटिव या अच्छा नहीं है, मनहूस है। और इट इज एस्टिमेटेड जब 2022 का जो साल चलेगा या उस टाइम तक पूरा का पूरा अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलियन जो लोग हैं विल हैव लेफ्ट द ग्लोबल लेबर फोर्स। वो इस ग्लोबल लेबर फोर्स से बाहर हो चुके होंगे। अब ये विल हैव लेफ्ट द, ये लेफ्ट क्या मुझे एक बात बताओ, विलिंगली है कि अनविलिंगली है? नहीं, क्यों? अरे खुद छोड़िए, छोड़ के निकाल दिया और निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मशीन्स रिप्लेस करेंगी लेबर्स को। लेफ्ट का मतलब अब जैसे देखने में लग रहा है ना, सर टोन में ऐसा लिख दिया है। लेफ्ट का मतलब ये थोड़ी ना कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग करके क्या 15-20 करोड़ रुपए जोड़कर अब वो भाई स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, घर पे बैठते हैं। ये चीज़ है। ओके, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो एक्सेप्ट दीज टू बॉक्सेस, वो दो मैं बाद में बताऊंगा। इसको हम अच्छे से करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप को मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी मैं इसके साथ बताऊंगा आपको। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो वैसे कि हालांकि यही होता है, परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन द लेबर फोर्स, यानी कि वो पर्सनस दोज हु आर एक्चुअली वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क, एक्चुअली वर्किंग विलिंग टू वर्क, ऐसी कितनी परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड लोग हैं इस लेबर फोर्स के अंदर जो कि एक्चुअली वर्किंग है, अनविलिंग टू वर्क है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी है उस कैटेगरी के अंदर, उसकी परसेंटेज को निकालना इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब यही है, देखो, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि आपको जैसे देखने को मिला, नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल लेबर फोर्स इनटू 100 करना है बस आपको, ये यही चीज़ है, सेम बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाला जो है ना, इसको बस, बल्कि मैंने यही बोला ना कि ये चीज़ अच्छे से नहीं दे रखी है, बिल्कुल नहीं दे रखी है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने ये तो बताया नहीं है। ऐसे थोड़ी निकल जाएगा, जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में निकालते तो भाई फॉर्मूला आपको ये दोबारा जो ऊपर आपने लिखा है लिखना चाहिए था। और फिर जब आप ऊपर लिख ही चुके हो तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के अलग अलग वो चीज़ें होती है, बताना ज़रा। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये किसकी पे है, ये देखो, एक काम करना, नहीं नहीं नहीं, ये काम करना, इसी का आज चैप्टर 1 बैठ के देख लेना, इस बुक का, नितिन सिकानिया का माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आपको 2-3 लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। एक जूते वाला एग्जाम्पल और एक इन्वेस्ट करने वाला एग्जाम्पल है कि पर्सन अपने शेयर में 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है या फिर 2,000 के रीबॉक के जूते लेगा, वो आपका पूरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ एग्जाम्पल है चैप्टर 1 के अंदर इसी बुक के। हाँ, याद है ना? हाँ, मैं फिर भी बता देता हूँ, मैं फिर भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर पे देखो ये होता है, आपके पास ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती इसलिए, ये कंसेप्ट बढ़ती इसलिए लेता है क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड मनी की वजह से। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसा माना जाता है इकोनॉमी के अंदर दो, मतलब ऐसा माना जाता है कि जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना थ्योरेटिकली, तो ये माना जाता है कि मान लो कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो ही गुड्स, दो ही रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो ही चॉइसेस आपके पास। अब आप उस लिमिटेड रिसोर्स और लिमिटेड पैसे में या तो ऑप्शन ए को चुन सकते हो और ऑप्शन बी को चुन सकते हो। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई बी, अगर आपने बी को चुना तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई ए। क्योंकि अगर आपने इसको चूज करा तो इसको भूलना पड़ेगा, इसको चूज करा तो इसको भूलना पड़ेगा, यही फंडा होता है, सिंपल सा बस। उसमें ये एग्जांपल दे रखा है कि 2,000 रुपए है पर्सन के पास, वो चाहे तो जूते ले ले और या तो फिर वो चाहे तो शेयर्स में इन्वेस्ट करते जो कि उसको वो मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना, कभी कभार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिचुएशन की बेसिस पर भी होती है। जैसे अब वो शेयर में उसके 2,200 रुपये हो जाएंगे, 10% का मुनाफा हो रहा है पर्सन को, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद जूते अगर है ही नहीं तो फटे जूते पहनकर ऑफिस और बाहर थोड़ी देर निकलेगा, तो उसे भूलना पड़ेगा उस प्रॉफिट को कि जो 200 रुपये का प्रॉफिट है, क्योंकि यहां पर इमीडिएट सर्कमस्टांसेस की नीड सामने आ गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों चीजें हैं,
अब जैसे नॉर्मल चीज चल रही है यार, आपसे कोई बोले, उसमें एक और एग्जांपल, जैसे एक पर्सन को ऑफर दिया गया है, उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर ये लिखा हुआ है, एक पर्सन का ऑफर दिया गया है कि अगर वो ऑफिस का एक प्रोजेक्ट कर देता है तो उसे 5,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर वो ट्रिप पे चले जाता है तो 3,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर वो ऑफिस का काम करता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ट्रिप, जो ट्रिप है उसको भूलनी पड़ेगी, उसे उस एंजॉयमेंट को भूलना पड़ेगा। और ट्रिप को चूज करता है तो क्या, 5,000 रुपये को, उसका मतलब उसने लात मार दी। लेकिन यहां पर नीड्स कैसे आ सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंटेक्स में पे, कि यार अब ट्रिप अगर बंदी के साथ जा रहा हो या अपनी शादी के हनीमून को जा रहा हो तो 5,000 रुपये को थोड़ी ना देखेगा, फिर हनीमून पता चला बीवी निकल गई हाथ से, या बहुत टाइम के बाद अपने रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह के साथ कहीं आप वादा कर रहे थे उनको, तो आप हमेशा प्लान कैंसिल कर देते हो, और वहां पर बॉस ने बोला कि हम आपको 5,000 रुपये दे देंगे, एक प्रोजेक्ट वो करना है, तो आप बोलोगे नहीं चाहिए सर, मेरी बुकिंग ऑलरेडी। भले ही वो 5,000 रुपये गए और ट्रिप पे जाने के बाद और 15,000 का खर्चा हो जाए, लेकिन फिर भी आप उसको प्रेफरेंस दोगे। लेकिन यहां पर अगर आपने ट्रिप को चूज करा और आपका खर्चा हो रहा है, तो खर्चा मतलब हो रहा है, आपने ट्रिप को चूज करा, कुल मिलाकर खर्चा हो रहा है, वो तो चलो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, सिचुएशन है 5,000 रुपये चले गए आपके हाथ से, अगर आप यही प्रोजेक्ट कर रहे होते ना ऑफिस का, तो 5,000 रुपये। अगर आपने इसको चूज करा है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, आपके हाथ से ट्रिप चली गई, वो एंटरटेनमेंट चला गया, और बीवी के साथ जा रहे थे तो अब वो बीवी किसी और के साथ हनीमून मनाएगी। यही है। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप इज द सिचुएशन व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स डिस्करेज द एम्प्लॉयमेंट टू गो टू वर्क। इसको लात मारो, ये देखो, पीपल फाइंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू वर्क टू हाई। आपका खर्चा आ रहा है 12,000 रुपये पेट्रोल का, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू वर्क टू हाई व्हेन वन कैन सिंपली एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग नथिंग। कि भाई नहीं जाता इससे बढ़िया तो घर पे ही बैठना इससे बढ़िया तो क्या कहते सही है। एक बात बताओ, आप ना सिर्फ अपने बंदी के पापा को दिखाने के लिए कि कल को मेरी इससे शादी हो जाए, आप काम करने जा रहे हो, ठीक है, अब आपको जहां काम करना पड़ता है ना, वो एक रेप्यूटेड जगह है, वो करके, और जितनी सैलरी आपको मिल रही है 75 से 80 हज़ार रुपये, लेकिन आपको फ्लाइट से जाना पड़ता है, शताब्दी की बुकिंग करवानी पड़ती है, दिल्ली से बॉम्बे ट्रैवल करना पड़ता है, फिर होटलों में रुकना पड़ता है, मंथ के एंड में 2,500 रुपये भी बचाना मुश्किल हो जा रहा है। तो आपको लगता है अबे बेरोजगारी ज्यादा बढ़िया है यार, क्या जाना। ये हम कर रहे थे ना कि दूसरी चीज, अब मैंने तो यहां पर आपको एग्जांपल ये दे दिया था आप लोगों को कि दूसरी चीजें और अवेलेबल है, तो क्या गलत एग्जांपल दिया था मैंने मयूर? एक बार तो जब खेत वगैरह अवेलेबल तो बंदा ये सोचेगा भाई खेती बाड़ी से तरह निकल रहा है, काय को आईएएस बनना, यही तो होगा ना। इसको एक वेलफेयर ट्रैप थ्योरी भी कहा जाता है, कि मतलब वेलफेयर हो रहा है पर्सन का, लेकिन पर्सन ये कहता है भैया राम राम जी, हाथ जोड़ लिए मैंने, नहीं चाहिए ये वाला वेलफेयर, घंटा कुछ नहीं बच रहा है। ये एक चीज पता है कैसी है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूं मैं अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप का। धोनी मूवी के अंदर इसकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब, लेकिन ये समझ मतलब एक बस मैं इसमें थोड़ा सा एक इमोशनल एंगल ला रहा हूँ इसको समझाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता वैसे इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी क्योंकि प्योर मतलब पैसे और रोजगार और इसी टर्म से बात करती है, इट इज़ नॉट कंसर्न अबाउट एनीथिंग साइकोलॉजी एंड ऑल, ठीक है। लेकिन इसको समझने की कोशिश करो, इसके लिए वो क्रिकेट की जिंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और इसके यहाँ टीटी बनने से घंटा इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है कुछ भी करके, भले ही सरकारी नौकरी है कुछ भी है, अंदर से कुछ नहीं है बंदा। ये वही चीज है कि आप मतलब आपने जो बोला ना कि 10,000 रुपये मतलब लगने के ज्यादा जा रहे हैं, इसका बहुत कुछ उसमें मिस हो रहा है। क्या जा रहा है, इसका टैलेंट जा रहा है इसका उसमें। इस नौकरी के अंदर तो एक सीन आता है ना कि अपने आप एक ट्रेन रुकती है, दरवाजा खुलता है जब बारिश हो रही होती है इस मूवी के अंदर, और फिर वो भगता है उसकी तरफ, है ना, आवाज आ रही होती है धोनी धोनी, इसको सुनाई दे रही होती है वो गूंजे कि अगर मैं इस ट्रेन को पकड़ लूं तो करियर मेरा बहुत कुछ बन सकता है। ये चीज है कि जैसे मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल पर्सन प्राइवेट नौकरी के अंदर फंसा हुआ है, अब इसको अपोजिट कर देते हैं, और वो कह रहा है एक बार की मेहनत है यार, इतना मैं इन लोगों का सुनता रहता हूं, उन लोगों की क्या औकात है मेरे सामने यार। मैं एक साल जहां इनकी सुन रहा हूं, इतनी सेविंग करके, चल मैंने एक साल नौकरी कर भी लिया, मैं इतनी सेविंग करके एक बार पूरी शिद्दत से पूरी दुनिया को भूल के मैं एक बार एग्जाम निकालूंगा एमपीपीएससी का, प्रोटोकॉल का या फिर यूपीएससी का, सिर्फ किसी भी एक पीडीएफ के अंदर किसी भी पोस्ट के अंदर नाम आ गया तो आई एम सेटिस्फाइड फॉर माई लाइफ, कि कम से कम एक बैकअप प्लान तो बना। अब मैं फ्यूचर और सोच सकता हूं कि अगर रैंक इंप्रूव करनी है या फर्दर एग्जाम्स देने हैं। और बेस्ट एग्जांपल इसका यही है, मतलब ये तो एक मैंने चलो एक ड्रामेटिक पर्पस से समझा दिया मैंने, ये यही है।
people find opportunity cost of going to work too high when one can simply enjoy the benefits of doing nothing. इससे बढ़िया तो कुछ ही ना करो, यही बेटर है. तो आपकी वाली बात फिक्स अर्पित. अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप अराइजेस व्हेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू वर्क इज हायर देन द इनकम रिसीव्ड. डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम रिटर्निंग टू वर्क एंड बीइंग प्रोडक्टिव. क्या आप क्या लाइफ एंजॉय करोगे बताना जरा ऐसे, अगर पूरे दिन काम करने के बाद भी. अगर आप घर वालों से ये कहो मैं तुमसे मांग तो नहीं रहा ना, पेट्रोल का खर्चा और इसका तो निकल रहा है ना, तो एक बार बताओ घर वाले ये कहेंगे कि जॉब के लिए इसलिए या फिर डिग्री के लिए इसलिए पेपर करवाया था कि तुम सिर्फ अपने पेट्रोल का खर्चा निकाल पाओ. दुनिया को ये दिखाओ कि रोजगार मतलब क्या कहते हैं एम्प्लॉयड है पर्सन. कोई ऐसे अपनी बेटी देगा कभी शादी करने के लिए? बताओ. समझ में आया ये वाली चीज? अब अर्पित आपने तो सही एग्जांपल दिया, वैसे बाकी सबको समझ में आया? तो यहां पर देखो एक फनी सी चीज आती है. द अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप अकर्स व्हेन दोज हु गेट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. देख रहे हो कौन से बेनिफिट्स? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. दे फाइंड दैट दे आर फाइनेंशियली बेटर ऑफ रिमेनिंग जॉबलेस देन डूइंग टू वर्क. अब आप कहोगे देखो एक चीज है अर्पित, समझ तो गए हो आप लोग. आप ये कहोगे सर ये दो कंसेप्ट फटाफट डिकोड करो, हमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कैसे, और पर्सन यहाँ खुश क्यों हो रहा है कि डैट दे आर फाइनेंशियली बेटर ऑफ रिमेनिंग जॉबलेस. ये जॉबलेस से बेटर ऑफ कैसे हो जाएगा? और ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या? ये देखो ये वाली ये चीज है, सिंपल सी चीज. पर्सन अगर जब तक प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम्स के लिए, वो सिर्फ ना ट्यूशंस पढ़ा रहा है पढ़ा रही है घर पे. 6 से लेकर 12th क्लास के गली के सारे बच्चे मोहल्ले और इधर उधर से ट्यूशन के बोर्ड उसने बनवा रखे, सारे लोग आते हैं इधर उधर से, और एक बच्चे से 1000 रुपये 1500 रुपये 2000 रुपये चार्ज कर रहा है पर्सन. और सारे लोग ये सारे क्लास के पर्सन के पास आने लगे, उसका अच्छा खासा नाम हो गया. जैसे ही नया स्कूल का सेशन स्टार्ट हुआ, बच्चों ने अपने दोस्त को बोला, उन्होंने अपने भैया को बोला, इधर उधर वो करके जितनी क्लासेस के उनके अप्रोच थे वो सारे बच्चे आ गए. और पर्सन के पास इनकम आने लगी 3 लाख रुपए पर मंथ. ये तो इतनी है कि आईए जितना 4 से 5 महीने के अंदर कमाएगा काइंड ऑफ इनिशियली लेवल पे, जब लबासन से ट्रेनिंग करते हुए, इतना पर्सन 1 महीने के अंदर निकाल रहा है. अब यहां पर घर वाले इसको ये बोले हम तेरी शादी कराने की बात कर रहे हैं, कुछ जॉब काम धंधा कोई तो नौकरी पकड़ ले. अब यहां पर मयूर ये क्या कहेगा? टेक माई मिडल फिंगर सल्यूट. बताओ है कि नहीं? ये चीज समझ में आई यहां पर? अर्पित सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? बताओ क्यों करे वो काम? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अब देखो देखो अब यहां पर पता है क्या है, एक बात और बताता हूं मैं, एक बात और. ये कंसेप्ट है, मैंने बार बार बोल रहा हूं थ्योरेटिकल है, ये ना कंट्री टू कंट्री डेफिनेशन पे भी डिपेंड करता है. हमारे यहाँ ना 3 लाख रुपए घर पे बैठा पर्सन कमा रहा है ना, फिर भी कोई बेटी नहीं देगा शादी करने को, उसको रोजगार वाला पर्सन नहीं बोला जाएगा. लोग क्या बोलेंगे? ये गुटलियों के आम है, बच्चे आ जा रहे हैं, जरूरी नहीं है इसके भरोसे परिवार चल सके या वो चल सके. और ये चीज हुई भी फिर कोविड के टाइम में, जब स्कूल ही नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, घंटा ट्यूशन लोग लगवाएंगे बेफालतू के अंदर, पैसे क्यों खर्च करेंगे बच्चों के लिए? हो गया ना वही वाली बात, घर वालों की बात सामने आ गई. तो यानी कि यहां पर तो जैसे कहते हैं, कहा जाता है ना, जैसे पर्सन कुछ भी नहीं कर रहा हो, हिंदुस्तान के अंदर सेटल करना किसे माना जाता है? शादी करवा दो, सुहागरात मन गई तो पर्सन सेटल हो गया. लेकिन ऑफिशियल तरीके से, रिंगा रिंगा रोजेस लेने के बाद, 7 फेरे और होली खेलने के बाद सिंदूर. अनऑफिशियल सुहागरात तो कितनी भी मना लो, वो तो कोई टेंशन नहीं है. लेकिन ऑफिशियल तरीके से दुनिया वालों को दिखाकर, जिसमें छोले भटूरे खाते हुए आंटी बुराइयां कर रहे हैं, दुल्हन थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है, दूल्हा पता नहीं कुछ रोमांस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. ये अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप है. समझ गए? बताओ आप समझ में आ गया? शाइनी जल्दी बताओ वरना शादी करवाऊं मैं तुम्हारी, जल्दी बताओ. ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.